Hi guys, this is me Divya, and today I'm explaining the first chapter from the 12th standard, political science, the end to the biopolarity. Biopolarity क्या होता है? Biopolarity होता है, मैं आपको आगे बताती हूँ. पहले तो क्या है, मैं आपको इसमें है जो बर्लिन वॉल के बारे में कि बर्लिन वॉल कहाँ थी और क्या कहते हैं बर्लिन वॉल, ईस्ट बर्लिन वॉल कौन सी थी, वेस्ट बर्लिन वॉल कौन सी थी, वेस्ट बर्लिन वॉल के अंडर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं और ईस्ट बर्लिन वॉल के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, एंड व्हाट इज़ द USSR मीन्स विच कंट्रीज इज़ दिस. So I'm explaining one by one, dot to dot points I'm explaining you. तो बर्लिन वॉल क्या थी इसमें, और कोल्ड वॉर क्या था. कोल्ड वॉर क्या था, जैसे पहले तो हमारा अपना है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 टू 1980. फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ना 1939 टू 1945, एंड कोल्ड वॉर था 1945 टू 1991. कोल्ड वॉर जो था 1991 तक चला, लेकिन ये वैसा वॉर नहीं था जो वर्ल्ड वॉर 2 और 1 था. ये टोटली डिफरेंट था 1 और 2 से. इसका एक चैप्टर भी था जो ओमिट हो गया है. आई डोंट नो वाई दे डू ओमिट. सो नाउ फॉर द डे विदाउट डिले आई विल एक्सप्लेन दिस. तो क्या है इसमें जो था, पहले तो क्या था, एक्सिस और एलिट, टू टाइप ऑफ, डिवाइड इन टू पार्ट्स. एक्सिस के अंडर आते थे जर्मनी, इटली, जापान, और एलिट के अंडर आते थे USA, बर्लिन, ब्रिटेन, फ्रांस और USSR के अंडर द 15 कंट्रीज थी. USSR के अंडर 15 कंट्री थी, 15 कंट्री थी उसके अंदर. वो कंट्रीज़ के नाम भी आपको मैं सब मेंशन कर दूंगी इधर. और क्या था कि जो ये था ना, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते थे जो USSR थे ना. रशिया इज़ अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग कंट्री, तो उसके अंडर ये सब थे, उनके साथ में ये सब थे. तो क्या था, एक साइड USA था और एक साइड USSR. ये सुपर पावर्स थे दोनों. तो सुपर पावर्स थी, 2 सुपर पावर्स ही थे जो खाली कोल्ड वार जिन्होंने किया था. तो क्या था, अगर USSR एक बॉम्ब फेंकता है ना तो USA 4 फेंकेगा. तो इसलिए क्या था कि दोनों ने जो फाइट की थी ना इक्वली की थी, मतलब खाली बोलने की, बॉम्ब फेंकने की नहीं. तो ये था, ये एक कोल्ड वार था. अगर जो क्या है, दोनों मिलके अगर एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब फेंक देते ना तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती. तो इसलिए इन्होंने क्या किया, सिर्फ बातों का वॉर किया, खाली बातों का वॉर किया सिर्फ. और जो ये SSR डिसइंटीग्रेट कैसे हुई डिसइंटीग्रेट, बस जो थी ना USA ही सुपर पावर रह गई थी खाली, और USSR डिसइंटीग्रेट हो गई थी. और USSR का फुल फॉर्म था पहले तो सोवियत यूनियन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, और फुल फॉर्म इसके यूनियन सोवियत सोशलिस्टिक पब्लिक बोलते हैं इसको. इसका फुल फॉर्म ये है. तो क्या था, आगे चलते हैं. तो इसमें क्या है, जैसे पूरा जो है बर्लिन जो, और बर्लिन ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ. वेस्ट बर्लिन के अंदर आती हैं USA, बर्लिन और जर्मन, और ईस्ट बर्लिन के अंडर आती है USSR. और ये क्या है, कम्युनिज़्म फॉलो करते थे. जो USSR थे ना वो कम्युनिज़्म फॉलो करते थे, और जो USA थी वो कैपिटलिज़्म फॉलो करते थे. कैपिटलिज़्म और क्या है कम्युनिज़्म, आपको पता होगा कि इसका क्या मतलब होता है. अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैपिटलिज़्म और कम्युनिज़्म का मतलब क्या होता है. तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट डिले. तो क्या था, वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन के अंडर एक लाइन खिंच गई थी. इन्होंने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया था. लुक एट दिस इज़ अ वॉल. अब वो नहीं है, 28 साल बाद ये वो टूट गई थी, उसे तोड़ दिया गया था, क्योंकि जो USSR की
यूएसएसआर था वो क्या कम्युनिज्म के अंडर, गवर्नमेंट के कम्युनिज्म के अंडर अपने रह रहे थे, और जो यूएसए थे वो कैपिटलिज्म के अंडर रह रही थी। लेकिन जब यूएसएसआर की जब पूरे इधर की कंट्री थी ना बाकी, उन्होंने देखा कि जो यूएसए है कैपिटलिज्म के अंडर वो लोग रह रहे हैं, इतने अच्छे से रह रहे हैं, जब दीवार के उस पार वो लोग देखते थे तो वो क्या था, वो भी वो हो गए थे, उनसे अट्रैक्ट हो गए थे कि वो इतने अच्छे से जी रहे हैं, फ्रीडम से जी रहे हैं, तो हम क्यों नहीं। तो उन्होंने क्या किया था, इस दीवार को तोड़ दिया था, और ये दीवार थी 150 किलोमीटर लॉन्ग, और 28 साल बाद ये फाइनली टूट गई थी, 9 नवंबर 1989 को। ये सब है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसको आपको बुक में आपको 1 मार्क मिल जाएगा, इसमें आप 1 मार्कर मार्क कर लीजिएगा। ओके, मैं आपको 15 कंट्रीज़ के नाम मेंशन कर देती हूँ अभी। व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम? सोवियत सिस्टम क्या था? ये क्या था? सोवियत सिस्टम क्या था? यूनियन सोवियत सोशलिस्ट पब्लिक यूएसएसआर इन बीइंग आफ्टर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन रशियन इन 1917। 1917 में क्या था? जो था सोशलिस्टिक रेवोल्यूशन इन 1970। तो क्या था ये जो थी ना, पहले तो एग्लिटेरियन सोसाइटी, ये क्या बनाना चाहते थे? एग्लिटेरियन सोसाइटी, जो कम्युनिज्म के अंडर आते थे ना, ये वाली एग्लिटेरियन सोसाइटी बनाना चाहते थे। एग्लिटेरियन मतलब इक्वालिटी की सोसाइटी, इक्वालिटी मतलब कोई भी किसी कोई इक्वल, मतलब किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, सबको सब कुछ इक्वल मिले। और ये क्या था, जो कम्युनिज़्म जो था ना इनका, ये कम्युनिज़्म में क्या क्या था, क्या था इनका? कम्युनिज़्म के अंडर इनको क्या था, गवर्नमेंट का सब कुछ होता था। यूएसएसआर में तो सब कुछ गवर्नमेंट का होता था, ये सिर्फ क्या, इनको वेजेस मिलते थे, वेजेस मिलते थे, खाली अपने वेजेस पे ये जिंदा रहते थे, मतलब कि इनको कोई डेवलपमेंट नहीं मिलता था, खाली इनको एक काम करते थे। जो प्रॉपर्टी और सब लैंड होता था वो सब क्या गवर्नमेंट की होती थी, तो गवर्नमेंट की होती थी, और क्या था, इनको खाली वेजेस मिलते थे। वहाँ पे उनका कुछ सेल्फ नहीं होता था, जैसे हमारे यहाँ पे हमको हमारा लैंड खरीदने का, अपने प्रॉपर्टी खरीदने का, अपने घर खरीदने का, अपने हर एक चीज़ के लिए राइट्स हैं, वोटिंग करने का। वहाँ पे क्या था, यूएसएसआर में जो भी कंट्रीज़ हैं उनको ये चीज़ का इनको राइट्स नहीं थे, वोटिंग का राइट्स नहीं था, इनको कोई प्रॉपर्टी खरीदने का राइट्स नहीं था। गवर्नमेंट जो भी देती थी, इवन फूड भी गवर्नमेंट देती थी जैसे, तो ये सब गवर्नमेंट के अंडर काम करते थे, इनके लिए स्पेशली कुछ भी नहीं था, सब कुछ मतलब क्या था कि जैसे यहाँ पे इंडस्ट्री थी जो भी गवर्नमेंट की थी, वो उसमें काम करते थे। और जो क्या है, पिन टू कार, मतलब एक पिन से लेके कार तक ये अपनी कंट्री में बनाते थे, बाहर से कुछ भी मंगाते नहीं थे, खाली खुद ही बनाते थे। तो उसमें क्या था कि इनके जो सोसाइटी की ये वो थे ना प्रिंसिपल्स, वो इक्वल थे, सब कुछ इनको, इनकी इकनॉमी थी ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। क्योंकि पहले क्या था, इनका जो वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या था, रशिया और यूएसए ही ऐसी कंट्री थी जिनके पास सब कुछ था। यूएसएसआर और यूएसए ही ऐसी कंट्री थी जिनकी इकनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। बाकी जो कंट्रीज़ थी सब, वो सब की इकनॉमी बहुत वीक हो चुकी थी। इवन इन इंडिया, हमारे इंडिया में भी क्या है, बाद में इंडस्ट्रियल, क्योंकि जब तक जानते थे वो लोग कि जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगी तब तक हमारे देश की इकनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। तो ये सब जो था ना, वो हमारी इकनॉमी तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब हम इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली बहुत ही इकनॉमी हमारी स्ट्रॉन्ग थी। तो इसमें सोवियत यूनियन में ये था, और इसमें इनके एडवांटेज बता रही हूँ मैं कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज सोवियत आर्मी लाइब्रेट द फैसिलिटी केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। और इनकी जो सिस्टम थी ना, ऑल कंट्रीज मॉडल यूएसएसआर कंट्री वर कॉल द सेकेंड वॉर वॉज सोशलिस्ट बायोक वॉर्सो मिलिट्री एलियंस हेल्ड टुगेदर। मतलब वो क्या था, जो इनकी मिलिट्री थी ना, मिलिट्री एलियंस और ये सब साथ में थे। मतलब जैसी ज़िंदगी हम जी रहे हैं ना, जैसी लाइफ हम जी रहे हैं ऐसी लाइफ ये नहीं जीते थे, ये नहीं जीते थे। ये सब कुछ ऑयल, आयरन, स्टील, ये सब टोटली जो भी था ना,
वो सब अपनी कंट्री के अंडर ही रहता था। और जो बच्चों की एजुकेशन थी, चाइल्ड केयर था, ये सब बहुत अच्छे स्कीम्स थे, गवर्नमेंट इनको बहुत अच्छे। और यहाँ पे कोई भूखा नहीं मरता था, अनएम्प्लॉय नहीं था। ये इसके एडवांटेज हैं यूएसएसआर के, कि सोवियत यूनियन के। तो क्या था, यहाँ पे ये था कि जो मतलब ओनरशिप नहीं थी किसी की, लेकिन क्या है, सारा कंट्रोल क्या सोवियत स्टेट का था। खाली गवर्नमेंट नहीं, स्टेट वाइज भी जो था ना इनमें, वो सब कुछ जो जो ओनरशिप थी ना, वो सारी गवर्नमेंट की थी, सारी टोटली। अथॉरिटी कुछ नहीं, सारी जो थी सारी अथॉरिटीज़ जो थी ना, और जो सोवियत संघ के लोग थे ना, वो जो उनके सिस्टम थे, उनको कोई कुछ बोलता नहीं था, लेकिन उनके क्या है, जोक्स और कार्टून्स बहुत बनते थे। जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे रोड पे अगर कोई पॉलिटिशियन किसी को अच्छा नहीं लगता तो उसके पुतले जलाए जाते हैं। तो ऐसे ही क्या, पेपर और आर्टिकल में छाप के इनके कार्टून्स उसके थ्रू वो सब करते थे। तो वो इसलिए ये वो इनके एडवांटेज थे कि वहाँ पे कोई अनएम्प्लॉय नहीं था, कोई बच्चा भूखा नहीं, कोई स्कूल के लिए नहीं, वो सब स्कीम्स, सबके लिए बहुत सारी स्कीम्स थी, कोई एजुकेशन की कमी नहीं थी, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स थे, हॉस्पिटल्स थे। तो वो सब चीज, चाइल्ड केयर इज़ वेरी बेस्ट थिंग इज़ दैट। पर क्या था कि सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर था, कुछ अपना नहीं था हमारे। तो इसमें ये था। और इसमें क्या था कि जब लोगों को ये सब पसंद नहीं आया था, तो लोगों ने क्या किया था, उनके जोक्स और कार्टून्स बना के ये सब किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, अब वो खुश नहीं थे इस चीज़ से। तो वो क्या था, उनके जोक्स और कार्टून्स को मैगजीन्स और पेपर्स में पब्लिश करते थे, और अपने गुस्से को अपने गुस्से को निकालते थे उनके सामने। तो दिखाते थे, सप्रेस्ड करते थे कि भाई हम इस चीज़ से खुश नहीं हैं, क्योंकि जब उन्हें पता चला था कि यूएसए बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही है। तो अब हम आते हैं मिलिट्री ऑफ सोवियत यूनियन। जो आर्म रेसेस मतलब, आर्म्स मतलब मिलिट्री जो वहाँ की थी ना, वो भी बहुत वो थी, ग्रेट कोस्ट था उनका। तो क्या था, तो मिलिट्री की जो बात कर रहे थे हम, इसमें क्या है कि इसमें इनके खर्चे ना बहुत बढ़ते जा रहे थे, मतलब हर चीज़ में ये बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे थे। तो इसमें क्या होता जा रहा था, इनकी इकनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इनकी इकनॉमी स्ट्रॉन्ग थी ना, तो इनकी जो एक स्ट्रॉन्ग इकनॉमी थी ना, जब ये बहुत खर्चा करते जा रहे थे, तो इनकी जो इकनॉमी थी वो वीक होती जा रही थी। तो क्या एक टाइम ऐसा आया, इनको ना कंज्यूम गुड्स, खाने की भी कमी पड़ गई थी, और क्या धीरे धीरे जो फूड इम्पोर्टेंस थी ना, वो एवरी ईयर घटती जा रही थी, क्योंकि लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। पहले तो क्या था, ये जैसे लोगों को सब कुछ देते थे खाने का, अभी फूड्स वगैरह सब इनके लिए अवेलेबल था, फूड्स और स्कूल की वेल्थ केयर और चाइल्ड केयर, ये सब जो था इनका सब फुल था। लेकिन बाद में क्या था, जब ये बहुत ज़्यादा खर्चा करने लगे, और उसके बाद क्या था, वो सब वैसे नहीं भर पा रहा था जिस तरह से भरना चाहिए था। तो क्या था, इनका जो इकनॉमी थी वो गिरती जा रही थी। फल्टरिंग इन लेट 1970 वाज एन स्टेटमेंट। तो 1970 में ये सब जो है ना, टोटली ख़त्म जैसा हो गया था, टोटली सोवियत यूनियन जो यूएसएसआर था वो टोटली ख़त्म जैसा हो गया था। इसके बाद अगला पॉइंट है, वो हम चलते हैं इसकी तरफ। के बाद आता है ये मिखिल गोर्बाचेव। जो निखिल गोर्बाचेव थे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये निखिल गोर्बाचेव हैं जो जनरल सिक्योरिटी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने 1985 में। और इन्होंने क्या है, सारा सिस्टम, ये बहुत अच्छे थे, यूएसएसआर इसके लिए बहुत अच्छे थे। इन्होंने जो टेक्नोलॉजी और ये सब था ना, इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए। लेकिन इन्होंने लोगों की आंखें भी खोली, इन्होंने लोगों की आंखें खोली कि तुम किस तरह से रह रहे हो। गवर्नमेंट ने सब अपने अंडर किया हुआ है, लेकिन क्या है कि तुम लोग को ये देखना है, जो तुम्हारी नेसेसिटी है उसकी, वो तुम्हें खुद के अंडर करना है। जो यूएसए है, ये तुम्हारे बहुत करप्शन फैल गया है यहाँ पे, जो ये है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये जो सब तुमसे काम करा रहे हैं, लेकिन तुम इसको तुम्हारा कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, खाली तुम वेजेस पे जी रहे हो। इन्होंने ये सब जो है ना, यूएसएसआर की जो लोगों हैं, और लोगों को समझाया था, उनकी आंखें खोली थी। लेकिन क्या है, जब तक आंखें खुली थी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो क्या था, जो निखिल गोर्बाचेव है ना, ये ना 2 रिफॉर्म लेके आते हैं। एक तो पहला तो है, क्या है कि पितास्को मतलब रीस्ट्रक्चरिंग
रिस्ट्रक्चरिंग एंड ग्लोनोस्ट मतलब ओपननेस, मतलब खुला जो भी है सब कुछ, मतलब लोगों के लिए है, सब कुछ खुला है। जो भी लोग चाहते हैं, जो भी लोग करते हैं, गवर्नमेंट उससे कुछ छुपाएगी नहीं, सब कुछ ओपन रहेगा। लेकिन क्या है, जो ये चेंजेस लाते हैं ना, तब जब तक ये चेंजेस लाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो ये कम्युनलिज्म है ना, वो गिर जाता है। और जब ये गिरता है ना, जब क्या होता है कि लोगों के लिए तो अच्छा होता है, किसके लिए अच्छा नहीं होता? जो अपोजिट लीडर होते हैं, अपोजिट पार्टी के लीडर होते हैं, उनके लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो करप्ट होते हैं वो खा रहे होते हैं पैसा बीच में से। तो उनको कहाँ से अच्छा लगेगा ये सब कि अगर हम ऑनेस्टी से अपना देश चलाएंगे तो कैसे पॉसिबल है? तो ये सब यूएसएसआर के अंडर जो ये मिखिल गॉर्बेचोव ये जो थे, ये अपने देश में वो लाना चाहते थे, इक्वालिटी लाना चाहते थे। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और क्या होता है, गॉर्बेचोव को की सरकार गिर जाती है। और उसके बाद क्या होता है, कूप क्या होता है, कूप का मतलब क्या होता है, तख्ता पलट जाता है। तो 1991 में क्या होता है, ये पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, क्या होता है, वो वो हो जाती है, दूसरी पार्टी बन जाती है और वो उसकी सरकार गिर जाती है। उसके बाद जब क्या होता है कि वो लोग कहते हैं कि अब तुम ना वापस से ना ओल्ड स्टाइल में जियो। जो ये लीडर्स होते हैं ना, ये अब उनको बोलते हैं ओल्ड स्टाइल में जियो, जो यूएसएसआर के लोग होते हैं। तो अब कैसा हो सकता है कि एक बार तो तुमने फ्रीडम में रह ली है और उसके बाद अब फिर तुम उनको कहो कि वापस तुम उसी जगह पे चले जाओ जहाँ से तुम आए हो? तो ऐसा पॉसिबल है? अगर हम कहीं पे एक रूम में रह रहे हैं शुरू से, और रूम में रह रहे हैं और उसके बाद हमको फ्रीडम मिल गई आने जाने की, और उसके बाद तुम कहो कि अब वापस रूम में बंद हो जाओ, तो हाउ कैन दैट पॉसिबल कि हम एक रूम में बंद होके बैठ जाएं? तो उसके बाद क्या होता है, बोरिस येल्सिन जो होते हैं, वो उसके बाद क्या होते हैं, वो बनते हैं उसके अगले कम्युनिटी उस पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं। जो पोजीशन पहले मिखिल गॉर्बेचोव की थी, वो पोजीशन अब बोरिस को मिल जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, रशिया में जो होता है ना, इलेक्शन होते हैं एक छोटे लेवल पे ना, वो होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसे धीरे धीरे करके हम डेवलपमेंट लेके आएँ सोवियत यूनियन में। तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सेंट्रलाइज कंट्रोल होती है, और उसके बाद धीरे धीरे पावर जो होती है जनता के हित में होने लगती है। लेकिन क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, 1991 में क्या होता है, जो इन 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ द येल्सिन, जो बोरिस येल्सिन थे, रशिया, यूक्रेन एंड द ब्लूरस, 3 मेजर रिपब्लिक्स यूएसएसआर डिक्लेयर द सोवियत यूनियन डिसबैंड। मतलब ये जो सब है जो डिसबैन हो गया, क्योंकि वो उनका साथ नहीं देना चाहती थी। ये जो कंट्रीज थी ना, रशिया, यूक्रेन, ये जो उनका साथ नहीं देना चाहती थी, ये चाहती थी कि हम क्यों उनको पालें। वो 15 जो कंट्रीज थी, मैं उनका नाम मेंशन कर देती हूँ आपको। वो जो 15 कंट्रीज थी, हम उनको क्यों संभालें? क्योंकि ये रशिया और ये सब थी, यूक्रेन, ये हाई पावर थी, इनके पास भर भर के तेल और वो सब हम यहाँ से अभी भी ये हैं, ये कंट्रीज, इनसे हम अपना ऑयल मंगवाते हैं। तो इनके पास भर भर के वो था, तो वो कहती हैं कि हम बाकी की कंट्रीज़ को हम क्यों पालें। तो क्या था, उसके बाद ये सब क्या है, अलग हो जाते हैं, और जो होता है अलग होके ये अपना अलग वो बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये जो सोवियत यूनियन है ना डिसइंटीग्रेट हो जाती है ना, तो उसके बाद क्या होता है, एक ना ये CIS का एक ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि अलग अलग तो हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई जो हर चीज़ जो थी उनकी वो अलग नहीं हुई होती। जब भी ग्रुप अलग होता है तो ये CIS बनाते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं। जैसे ग्रुप बाहर नहीं, जैसे हम व्हाट्सअप ग्रुप बनाते हैं कि सारी फैमिली इकट्ठी रहती है और बाद में कोई सेपरेट हो जाते हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है, तो साथ में रहने के लिए क्या होता है कि ये ग्रुप बना लेते हैं ताकि हम एक दूसरे के टच में रहें। तो ऐसे ही CIS का ग्रुप बनाते हैं, जिसकी वजह से जैसे किसके पास रिवर आएगी, किसके पास इंडस्ट्री आएगी, किसके पास ऑयल आएगा, ये सब जो होता है ना, ये ग्रुप इसके लिए बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेन जो इनका वारिस होता है ना, जो मेन जो हेड होता है उनका, वो रशिया होता है। तो रशिया जो होता है ना, इनके पास डेफिनेटली इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तो क्या होता है जो ये बहुत सारी इनके पास ये रहती है, तो उसके बाद क्या होता है, ये
जब ये सेपरेट होते हैं ना तो ये यूएस के साथ में भी ना, यूएस के साथ भी कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से ये अलग हो जाते हैं और ये इनकी जो पूरी सोवियत यूनियन होती है वो डेड हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, कैसे हुआ, क्या मेन प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये डिसइंटीग्रेट हो गया। पहले तो क्या है कि इंटरनल वीकनेस के कारण, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सब जो मेन थी ना, ये इनके वीक होने की वो है। तो इसमें क्या होता है कि ये ना क्या करते हैं, जैसे इनका बहुत साल हो जाते हैं, बहुत साल इनका कंज्यूमर होता है, उसकी शॉर्टेज हो जाती है, जो खाने पीने की सामान होते हैं ना, वो उनकी भी शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि ये क्या करते हैं अपनी मिलिट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं। उनको ये दिखाने के लिए कि हम यूएस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वहाँ से वेपन्स मंगवाने के लिए, ये सब कि न्यूक्लियर मिलिट्री डेवलपमेंट करने के लिए इनको ये सब करना पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, इनकी इकनॉमिक जो है गिरती चली जाती है, और क्या इनको खाने पीने की भी शॉर्टेज हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं कि ना, जैसे ये मिलिट्री अपनी जो होती है ना, इनको इकट्ठा करते हैं और ना 1970 में ना अफ़गानिस्तान भी जाते हैं। अफ़गानिस्तान से ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने सोल्जर को ले जाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनकी इकनॉमी क्या होती है, ख़राब हो जाती है। तो इनकी इकनॉमी तो अच्छी थी, खाली सब कुछ, अनएम्प्लॉयमेंट थी, बच्चों की एजुकेशन थी, सब कुछ था। पॉलिटिकल रीज़न क्या थे इनके कि पॉलिटिकल रीज़न क्या था कि इनको पता चल जाता है कि जो वेस्ट वाले होते हैं ना, वो हमसे अच्छे रह रहे हैं। वो ये देखते हैं कि क्योंकि ये कम्युनिज़्म में रहते हैं और वो जो यूएस होते हैं वो कैपिटलिज़म में रहते हैं, तो कैपिटलिज़म में रह रहे हैं वो लोग, वो सोचते हैं कि जब वो देखते हैं, और क्या था कि वो गॉर्बचोव ने बताया था, इनकी आंखें खोली थी कि भाई वो लोग इतने अच्छे से रह रहे हैं और तुमको किस तरह से रखा जा रहा है, और बाकी जो पॉलिटिशियंस थे वो सब क्या थे, करप्ट हो गए थे। तो क्या होता है, धीरे धीरे इनका सब कुछ से कोलैप्स हो जाता है, धीरे धीरे सब कुछ गिरने लगता है। क्या जो गॉर्बचोव थे ना, उन्होंने बताया था कि सब जो तुम्हारी ये सब प्रॉपर्टी है, ये सब है, वहाँ पे क्या है, कैपिटलिज्म में जो है वो सब कुछ उनके हाथ में है, और यहाँ पे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तो क्या है कि इन्होंने उसकी आंखें खोली थी। और वो जो थे ना, उनके ऊपर ना बहुत सारे एलिगेशन लगे थे कि ना उनकी वजह से ये सब हुआ है, जो सोवियत यूनियन है ना, वो जो ख़त्म हुआ है ना, वो इनकी वजह से हुआ है। और कुछ लोग ये कहते थे कि ये तो होना ही था, क्योंकि क्या था कि जब इन द टग्स ऑफ वॉर का मतलब होता है कि इधर से खींचना और उधर से खींचना, एक जो रस्सी वाला गेम होता है ना, उसको बोलते हैं कि इधर से इनको ये बोल रहे थे, कोई बोल रहा था कि इनकी वजह से हुआ है, कोई बोल रहा था इनकी वजह से नहीं हुआ था। तो क्या होता है, दोनों तरफ से उनको सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है, और क्या होता है, इनकी सरकार गिर जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो फिर इसके बाद क्या होता है, नेशनलिज्म। जब ये रशिया, एस्टोनिया, लेथुनिया, लैटविया, ये सब जो यूक्रेन, जॉर्जिया, ये सब जो होते हैं ना, ये नेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं कि भाई अब हम अपनी राष्ट्रता बनाएंगे, नेशनलिज्म को सपोर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यूएसएसआर तो अलग हो चुका था, लेकिन ये सब कह रहे थे कि हम ना इमीडिएट ये जो है ना, ये सब डिसीज़न लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे जो है अलग अलग, हमारी जब वो हम अलग अलग अपना देश बनाएंगे तो उसमें सब कुछ होगा, और हम नए लोगों से भी जुड़ेंगे। तो ये सब जो होता है ना, ये सब सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट कैसे होता है। ये अगला जो टॉपिक था वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, यूएसएसआर कैसे ख़त्म हुआ, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, और क्या क्या इन्हें थेरेपी, शॉक थेरेपी मिली, आगे टॉपिक है। तो उसके बाद पहले हम बात करते हैं कि जैसे इसमें ऑल ऑफ द सडन फर्स्ट क्या हुआ, 1991 में क्या हुआ, कोल्ड वॉर ख़त्म हुई। कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, आपको मालूम है कि हमारे दो पोल हैं, साउथ पोल और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, आपने पढ़ा होगा। तो साउथ और नॉर्थ दो हमारे पोल हैं। तो क्या है, जैसे एक यूएस हो गया और दूसरा यूएसएसआर हो गया। तो यूएसएसआर ख़त्म हो गया तो बायोपोलैरिटी ख़त्म हो गई, तो हम क्या किस वर्ड में आ गए, यूनिपोलर वर्ड में आ गए। तो अब क्या होता है, उसमें आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट होते हैं, बहुत सारे विवाद होते हैं, और उसमें क्या होता है, जैसे आर्म्स रेस सब, वो जो प्रॉब्लम्स थी कि अपनी जो मिलिट्री पे जो इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा था, वो सब जो प्रॉब्लम्स थी वो सब
क्या था, पॉसिबल न्यू पीसेस, जो उसको सबको सब कुछ जो था नया चेंज करना था, क्योंकि कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में आना था, तो उसके लिए बहुत सारे चेंजेस करने थे। जो सब गवर्नमेंट के अंडर था वो प्राइवेट करना था, तो एकदम तो हो नहीं सकता था ये सब। एकदम होने से क्या हुआ, सेकंड में क्या था, सेकंड क्या था, पावर रिलेशन। जो हमारे ये जो क्या है कि अगर यूएस और यूएसएसआर में लड़ाई होती है और यूएसएसआर हार जाता है, तो एक ही पावर बची। तो यूएसएसआर सुपर पावर कहाँ रह गई, फिर तो यूएस ही सुपर पावर है। तो क्या था इसमें, जो वर्ल्ड बैंक था, इंटरनेशनल मॉनेटरी और द फंड बिकम पावरफुल। क्या था, जो जो भी है, हम लोग ये भी जो भी सब थे ना, जो सब कंट्रियाँ थी वो वर्ल्ड बैंक से हेल्प लेती थी। तो क्या है, ये सब जो है क्योंकि वो सब चाहते थे कि लिबरल डेमोक्रेसी चाहिए थी, सबको डेमोक्रेसी चाहिए थी। इनको क्या था, डेमोक्रेसी मिली नहीं थी यूएसएसआर को, और क्या था, यूएस के पास ऑलरेडी डेमोक्रेसी थी, इसलिए उनको कैपिटलिज्म में से जीते थे वो, और ये कम्युनिज्म से जीते थे। तो ये हो गया सेकेंड वाला। अब थर्ड है कि ये लोग क्या करते थे, इसमें क्या है, नई नई कंट्रियाँ बननी शुरू हो गई थी, क्योंकि ये जो 15 के 15 थे ये कंट्रीज थी, वो सब अलग हो गई थी। तो उसमें क्या था, सब अलग हो गई थी, तो ये सब अलग अलग अपना नए नए कंट्री बनाने लगे, अपने नए नए रूल्स और दूसरे देशों के साथ में मिलने लगे। जो यूरोपियन यूनियन था ना, वो तो ना उन्होंने हमेशा से ना, उन्होंने नाटो को ज्वाइन करना था। तो क्या था, अब जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज थी, जैसे रशिया, रशिया थी ना, वो सब जो थी ना बाकी उससे टाई अप करना चाहती थी, क्योंकि रशिया इज़ अ वेरी रिच कंट्री एंड वेरी पावरफुल कंट्री। तो वो क्या यूएसए के साथ भी कनेक्ट होना चाहती थी, क्योंकि उनसे भी उसे काम था, और चाइना से भी, एंड अदर कंट्रीज़। तो क्या है, इससे क्या होता है, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाती है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है शॉक थेरेपी ने पोस्ट कम्युनिज्म रिजिमाइंड्स। तो क्या है इसमें, ये शॉक थेरेपी क्या थी। शॉक थेरेपी ये थी, जब ये कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में एंटर करते हैं, तो इन्हें बहुत सारे पेनफुल प्रोसेस को फेस करना पड़ता है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब सब अलग हो गए, तो अलग होने से क्या होता है कि एकदम तो कुछ भी नहीं होता। जैसे गवर्नमेंट के अंडर सब कुछ होता है, और एकदम क्या होता है कि लोगों के अंडर सब कुछ आता है। तो जो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे थे, जिनको वेजेस मिल रहे थे, तो उनको कैसे पता कि देश कैसे चलाया जाता था। तो ये जो था ना, उनको जब एंटर करते हैं ये लोग इसमें, तो इनको बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो ये क्या है, वर्ल्ड बैंक से इन्फ्लुएंस तो होते हैं, और MISA केम इन नोन टू शॉक थेरेपी, इसको शॉक थेरेपी बोलते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, क्योंकि ये सब क्या था, पहले खुद जो थे वहाँ पे वेजेस पे काम करते थे, और अब इन्हें ऑनर जो प्राइवेट जो था, सब कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, वो उनको वो बनाना था ढंग से। तो क्या है, ये कुछ भी मैनेज नहीं कर पाए, और सब कुछ ख़राब हो गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ। ये ट्रेड भी करते थे पहले, इन्वेस्टमेंट में ये सब। और क्या है, जो बड़े कैटेगरी के लोग थे वो बड़े रह गए, और जो छोटे थे वो और गरीब हो गए, उनको खाने के भी लाले पड़ गए। तो क्या था, जैसे जो पॉलिटिशियन थे, जो पहले ही करप्ट थे इसमें, वो लोग क्या करते थे, और पैसे वाले हो गए, क्योंकि सब कुछ जो प्राइवेट था, जो गवर्नमेंट के अंडर था, वो प्राइवेट हो गया, उन्होंने सब खरीद लिया। और क्या हुआ, ये सब प्रॉब्लम एक के बाद एक आती रही, जिससे उनको ये सब डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया उनका। टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द शॉक थेरेपी। इसके क्या परिणाम निकले, क्या हुआ इनका, क्योंकि ये जो सब प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ना, जो गरीब लोगों की थी, जो गरीब लोग थे, वो क्या करा उन्होंने इसमें ये है कॉल्ड ऑफ लार्ज गारेज सेल इन हिस्ट्री। ये क्या है, सेल गारेज इन हिस्ट्री, ये क्या है, ये वो है जो, जब ये क्या होता है, ये जो इंडस्ट्री होती है उनकी बोली लगती है। जैसे आप लोगों ने देखा हो मूवीज़ के अंदर कि बहुत सारी चीज़ की बोलीज़ लगती हैं, तो ऐसे क्या होता है, जब ये गवर्नमेंट के अंडर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनकी बोलियाँ लगती हैं, और वो प्राइवेट के अंदर जाती हैं। तो क्या होता है, जो ये लोग खरीदते हैं ना, जो गरीब लोग, तो उनको खाने के भी पैसे नहीं थे, तो वो लोग कैसे खरीदते हैं इसको। तो उन्होंने क्या करा, जो अमीर लोग थे उन्होंने ख़रीद लिया, और जो गरीब लोग थे उनके लिए वाउचर्स निकले थे, सोल्ड देयर वाउचर्स। तो वो ब्लैक मार्केट की जो वाउचर्स थी ना, उन्होंने क्या करा, उनको बेच के अपने लिए खाना ख़रीदा, और जो अमीर थे वो और अमीर हो गए। जो और क्या था, इन्होंने जो गैंगस्टर्स थे उन्होंने भी ये सब ख़रीदा, और जो लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी वो हज़ारों में बिकी। मतलब इतना लॉस हो गया कि ये लोग बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, रशिया ने फूड भी एक्सपोर्ट कराया, इंपोर्ट कराया।
तो क्या था, जैसे रशिया की करेंसी थी रूबल, रूबल वो गिर गई 1989 में जो थी, और 1999 में भी उससे कम थी। हालांकि ये जो थी जीडीपी उसकी बढ़नी चाहिए थी, जो जीडीपी 98 में जितनी थी 99 में उससे भी कम थी। तो क्या हुआ, ये सब जो हुआ, ये जो प्रोसेस हुआ सारा, जो इन्होंने अपना ये जो सब प्रॉपर्टीज़, इंडस्ट्रीज़, ये सब जो गिर गई, वो सब इनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल थी। और इन्होंने क्या करा, एक तो अपने देश में क्या करा, कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने एकदम सोचा कि हम लोग एकदम कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे। ऐसा नहीं होता है, कोई भी एक दिन में कोई काम नहीं होता है, और गवर्नमेंट के अंडर जो काम होते हैं वो एक दिन में नहीं होते। तो इन्होंने कोई पार्लियामेंट इलेक्ट नहीं करी, कोई भी कुछ भी जुडिशरी नहीं बनाई, कोई भी कानून के अंडर व्यवस्था जो होती है हमारे यहाँ पे जो है। और यूएस में जो है, चाइना ने भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेसेस किए थे, आगे आप पढ़ेंगे कि उन्होंने भी, कम्युनिज़्म था वहाँ पे भी, कम्युनिज़्म से कैपिटलिज्म में आए थे, लेकिन वन बाय वन उन्होंने एक एक चीज़ की थी। इन्होंने क्या करा, बहुत जल्दी करी। हरी एंड द मोस्ट इंक्लूडेड रशिया स्ट्रॉन्ग एक्सक्लूसिव प्रेसिडेंट, और उनके क्या प्रेसिडेंट भी क्या थे, एक थे। उन्होंने एक ही बंदे को पावर दे दी, खाली प्रेसिडेंट को सारी पावर मिल गई। बाकी जगह एक बंदा जो होता है वो कोई पावर उसकी किसी काम की नहीं होती कि हाँ हमारे प्रेसिडेंट है उनकी पावर है। बाकी जो उनके अंदर जो सारे सारे लोग जो काम करते हैं, कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई सीएम है, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, वो सब जो होते हैं, इससे क्या होता है, सब मिल बांट के काम करते हैं, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, उनके रिलेशन पार्लियामेंट के जो रिलेटिव थे वो बहुत वीक हो गए उनसे। तो इसमें क्या था, एक दो तुर्किस्तान और उज़्बेकिस्तान भी थे ना, उनके पावर जो थे ना, उनके जो वो थे ना, वो भी 10 साल के लिए खुद ही प्रेसिडेंट बन गए। 10 साल के बने, उसके बाद दोबारा उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम तो 10 साल बाद और 10 साल के लिए और बनेंगे। उन्होंने कोई इलेक्शन ही नहीं लड़े। जब कोई इलेक्शन ही नहीं हुए तो एक ही बंदा राजा बन के बैठा है, बाकी सब नौकर बन के बैठे हैं, तो कैसे काम चल सकता है। तो ये सब हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, रशिया ने रिवाइवलिंग स्टार्ट हो गई 2000 में, 10 साल के लिए इंडिपेंडेंस है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, हर जगह पे तेल बेचना शुरू कर दिया, नेचुरल गैस बेचनी शुरू कर दी। उससे क्या हुआ, अफगान ये जो काजिस्तान, तुर्किस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब जो थे ना, ज़ारकिस्तान, वो जो सारे ये स्थान वो थे ना, उनसे क्या करना, ये सब काम करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, वापस उनको क्या हुआ, बाद में इनके साथ में इनके पास पैसा आना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या करा, बहुत सारे इंडस्ट्रियल्स भी थी जो, वो भी सब रेंट पे देनी शुरू कर दी। इनको रेंट आने लगा। जो पाइपलाइन जाती है ना, जैसे रशिया, जैसे गैस और पाइपलाइन जाती है हर एक कंट्री से, जहाँ से भी वो होके जाती है, उनको रेंट पे करना पड़ता है उसका। तो क्या था, हर जगह से इनको रेंट आने लगा, तो उसके हिसाब से इनकी जो थी इकनॉमी वो स्ट्रॉन्ग होने लगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है द टेंशन एंड द कन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है, रशिया ने ना टू रिपब्लिक सेशंस होते हैं, तो उसमें वो बोलते हैं कि हमें ना दो अपनी अलग कंट्री बनानी है, चैतन्य और दागिस्तान में। तो उसमें क्या होता है, जब मॉस्को होता है ना, वो ना उनके ऊपर बमबारी कर देता है, बम फेंक देता है। तो लोग कहते हैं कि लोग नाखुश होते हैं, तो कि भाई ऐसे किसी के ऊपर बम फेंकना कोई सही बात थोड़ी है। तो उसमें क्या होता है, सेंट्रल एशिया में क्या होता है, 2001 तक ना सिविल वॉर चलता है तजाकिस्तान में। तो 1991 टू 2001 तक ये चलता है। तो उसके बाद जॉर्जिया में भी सिविल वॉर हो रखा होता है। और जो ये कंट्रियाँ होती हैं ना, ये जो यूक्रेन, जॉर्जियाज, ये सब क्या होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, पानी के पीछे, रिवर्स के पीछे लड़ाई हो रही होती है कि हमें चाहिए हमें चाहिए, ये सब रहता है। तो इसमें ना जो ऑर्डिनरी जनता होती है ना, वो परेशान हो जाती है, डेफिनेटली होगी ना। जब ये सब देश लड़ते रहेंगे तो बाकी के जो बीच के जो खाली रोज के कमाने वाले लोग तो डिस्टर्ब होंगे ना, डेफिनेटली यही होता है। तो उसके अंदर यही होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो इनके ऑयल की कंपनीज होती हैं, उसके बाद इनको क्या होता है, जब ये लोग इसमें से ऑयल जो एक्सपोर्ट करने लगते हैं ना, तो इनको क्या बेनिफिट होने लगता है। तो उसमें क्या होता है, रशिया जो होता है चाइना के पास होता है, रशिया चाइना के पास होता है। और वो क्या उसको डेफिनेटली ये रशिया को रहता है कि मैं सब देश के साथ में बना के रखूं। उसके बाद क्या होता है, जब वेस्ट एशिया में आफ्टर 11 सितंबर 2001 में ना यूएस के ऊपर वॉर मतलब
हमला कर देते हैं लोग। तो उसकी गवर्नमेंट क्या करती है, अब अपने आप को बचाने के लिए क्या करती है, पे करती है, गवर्नमेंट को पे करती है और हायर बेसिस बनाती है अपने लिए कि भाई हमारी टेरिटरी जो है, टेरिटरी पे मिलिट्री रख देती है। और क्या होता है, वॉर्स में अफ़गानिस्तान और इराक भी होते हैं जो। तो इसमें क्या होता है, फिर उसके बाद रशिया क्या करता है, रशिया अंडर इन्फ्लुएंस चाइना हैज़ इंटरेस्टेड हेयर बिकॉज ऑयल रिसोर्सेज चाइनाज हैव। तो चाइना भी क्या करती है, रशिया से ऑयल के लिए वो करती है कि भाई तेल तो सबको ही चाहिए होता है, किसको नहीं चाहिए होता है। दुबई में तेल है इतना, तो दुबई से कितने लोगों के कांटेक्ट हैं। तो ऐसा होता है कि ऑयल जो होता है सब कंट्रीज़ को चाहिए होता है, इसलिए वो बॉर्डर से कनेक्ट हो जाते हैं। दैट ईस्टर्न यूरोपिया में जो एक कंट्री है जिसोक्सिव सोल्टिविया स्लिप पीसफुली इनटू टू, वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है, जिस एंड स्लोव्स। तो वो दो कंट्री में बढ़ जाती है, तो वो जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन जाती हैं। अब बलाकन रिपब्लिक एंड ये लोग जो ये सब योगोस्लाविया है ना, ये ब्लैकन जो होते हैं ना, बाल्कन एक हॉट जोन होता है, हॉट जोन रिपब्लिक है ये। और योगोस्लाविया जो 1991 में क्या होता है, इसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, एक नहीं बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। तो क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया और जॉर्जिया क्लियर इंडिपेंडेंस, ये क्या होता है, ये इतने अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं कि इनकी पहचान ही नहीं होती। जब मैप में भी आप लोग देख सकते हैं कि इसका कहीं पे नामो निशान नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, सिविल वॉर होता है, हर जगह पे वॉर होते हैं। पहले क्या होता था, ये 19 में इतने वॉर हुए हैं ना, अनलिमिटेड। और 1991 में एंड में कोल्ड वॉर ख़त्म। 1991 में जो हुआ था, ये जो अपना यूएसएसआर ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद थोड़ा सा पीस हुआ था। टॉपिक है इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। इंडिया क्या है, इंडिया ने अपने ना रिलेशन ऑल पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री के साथ अपने रिलेशन इक्वल बना के रखे थे। उसमें क्या है, रशिया और इंडिया जो है मेन इनके बीच में स्टिल दे आर फ्रेंड। पर क्या है, इसमें इनके रिलेशन जो थे ना बहुत अच्छे थे। तो रशिया के जो हिस्ट्री में जो है ना इंटरेस्ट, क्या पॉपुलर हैं। तो उसमें क्या है, जैसे राज कपूर है इंडिया, अमिताभ बच्चन है, हाँ। और ये सब जो है ना, रशिया में लोग ना अपने बच्चों के नाम भी ना इनके नाम से रखते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिल्म जो अभी भी क्या है वहाँ पे ना, इंडिया के जो पॉपुलर सॉन्ग है ना वो अभी भी बजते हैं। तो ये पॉपुलर मेमोरी है एक। रशिया ने ना वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी बहुत सारे मल्टी पोलर हथियार जो थे ना इसके साथ में इंडिया के साथ में शेयर किए थे। तो इंडिया को जब भी ज़रूरत होती है ना, तो जो रशिया है ना पूरी हेल्प करता है। इंटरनेशनल लेवल पे भी जो होता है ना, और इंडिया और रशिया ने ना 80 बायोपोलर एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं इन बिटवीन रशिया एंड इंडिया। और उन्होंने इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट भी साइन किया था 2001 में। उसके बाद क्या है, हमारे जो रिलेशनशिप है ना कश्मीर को लेके ज़्यादा है, क्योंकि कश्मीर की प्रॉब्लम की वजह होती है। तो हमें ये सब जो है, और इंटरनेशनल टेररिस्ट एक्सेस इन टू एशिया। तो जो टेररिस्ट की प्रॉब्लम्स होती है ना, उसमें भी एशिया ये हमारी रशिया जो है हमारी बहुत हेल्प करता है। तो उसमें क्या है, हमारे जो रिलेशन है ना, खाली क्या है ऐसे रिलेशन नहीं, हमारा बेनिफिट भी है। इनको हम इनसे हम ऑयल लेते हैं, और क्या है, आर्म्स जो हमें गोली बारूद की ज़रूरत पड़ती है वो लेते हैं, मतलब मिलिट्री से रिलेटेड जो भी वो रहता है वो हम रशिया से लेते हैं। तो इनके और हमारे रिलेशन क्या है, फ्रेंडशिप के भी हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के भी हैं। और बहुत सारे हमें जो कायोग्रेनिक रॉकेट जो होता है ना वो भी लेने होते हैं ना रशिया को, तो हम रशिया से लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली रशिया क्या है, हमारा शुरू से लेके अब तक हमारा फ्रेंड है। तो इसमें क्या है, इस चैप्टर में आप देखेंगे कि जो यूएसएसआर है, इसमें कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का जो भी है, इसमें आपने देखा है कम्युनिज्म वाज नॉट बेस्ट पॉलिसी। कैपिटलिज्म सबने चूज़ किया था, इवन यूएस ने जो शुरू किया था उसमें, और चाइना भी इससे एग्री था कि कैपिटलिज्म इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि हम अपनी फ्रीडम चाहते हैं। तो गाइस ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, एंड आई विल शेयर विद यू द textual exercise and what more than questions. So guys, like, share and subscribe. Thank you.